Assalamu alaikum, respected students. Today, the topic of our discussion will be demystifying NMD-CAT chemistry. I am Muhammad Yasir Iqbal, a second year MBBS student from King Edward Medical University, Lahore. First of all, we'll deal with the components of chemistry. As far as the distribution is concerned, जो हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें 10 चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी 10 चैप्टर्स हैं. फॉर्मरली देयर वर 9 चैप्टर्स इन सेकेंड ईयर और 10 थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐड हुआ है उसके बाद दोनों में चैप्टर्स बराबर हो गए हैं. चलें जी. Before we move on to our main topic, first of all we'll discuss a confusion that is commonly circulating within the MD-CAT aspirants. सबसे पहले तो MD-CAT 2025 क्या ये प्रोविंशियल है या नेशनल है? ठीक है, अब उन्होंने डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और साथ ये बोल दिया है कि हर प्रोविंशियल बॉडी, हर वो बॉडी जो अपने प्रोविंस में MD-CAT कंडक्ट करवाने के लिए ऑर्डर्ड है वो अपने अपने प्रोविंस में MD-CAT को कंडक्ट करवाएगा. ये बात, अब इसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है. देखो, पहले तो मेरी बात सुनो कि जो PMDC है, ठीक है, PMDC, उसने क्लियरली मेंशन किया कि उसने 2000 MCQs बनाए हैं, 2000 MCQs, और इसके लिए उसने ऑल टेक्स्ट बुक्स को कंसर्न किया, ऑल टेक्स्ट बुक्स यानी हर प्रोविंस की टेक्स्ट बुक. ठीक है, अब वो ये 2000 MCQs किन किन को देगा? ये जो 2000 MCQs की कलेक्शन है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये स्टूडेंट्स को नहीं मिलने लगी, ये मिलने लगी है जाकर जिन प्रोविंशियल बॉडीज ने एग्जाम बनाना है उनको ये 2000 MCQs दिए गए हैं. क्यों दिए गए हैं? ताकि सारा जो क्वेश्चन बैंक है वो इस दफ़ा PMDC ने खुद बनाया हो, ताकि जो पहले सालों में आता था कि फ़लाँ का MD-CAT फ़लाँ ने बनाया है इसलिए वो आसान है, ये मुश्किल है, वो सारा मसला हल हो. अब 2000 MCQs का उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाया जो कि सब प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को कंसर्न करके बनाया. अब देखो, जो इससे बनने वाले 5 पेपर्स होंगे, 2, 3, 4 और 5, जो हर प्रोविंशियल बॉडी अपना एग्जाम बनाएगी उसमें मिक्स्ड MCQs होंगे. क्या होंगे? मिक्स्ड MCQs. और वो MCQs भी किससे होंगे भाई? वो सबकी सब टेक्स्ट बुक से होंगे. इसका मतलब जो प्रोविंशियल का एक पॉइंट था कि 5 पेपर्स बनेंगे वो फॉलो हो गया. ठीक है, ये फॉलो नहीं हुआ कि वो अपनी प्रोविंस से बनेंगे, अपनी प्रोविंस की बुक्स. नेशनल का एक पॉइंट कि वो सब टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करके बनाया जाता है, वो पॉइंट तो फॉलो हो गया, लेकिन जो एक MD-CAT अक्रॉस द कंट्री वाला पॉइंट है ये फॉलो नहीं हुआ. समझ आई? ये बात है एक्चुअल जो PMDC समझाना चाह रहा है. सही है, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़नी तो सारी प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स हैं. अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि कैसे हम इस डिफ़िकल्ट नज़र आने वाले NMD-CAT 2025 को क्रैक कर सकते हैं. चलें जी, अब मैं आपको ऑल इन वन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कि आप किसी भी साइंस सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने से पहले अप्लाई करेंगे. ठीक है, और एक बार आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर ली तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो इस दफ़ा नेशनल MD-CAT 2025 कंडक्ट होने जा रहा है वो अच्छा ना हो. ठीक है, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी. चलो, सबसे पहली बात, जो लेक्चर्स वाला पॉइंट है इसके बारे में मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि जो आपने सोर्स रखनी है, जो आपने सोर्स रखनी है लेक्चर्स की, उसके अंदर क्या खूबी हो? उसके अंदर सबसे पहली खूबी तो ये हो कि वो 5 टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करके पढ़ाता हो, 5 टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करके पढ़ाता हो. ठीक है, सबसे मेन बात तो ये है. एंड बिलीव मी कि जो NMD-CAT हो रहा है अब, ठीक है, NMD-CAT जो अब हो रहा है इसमें ज़्यादा काम आपका नहीं बढ़ा. ठीक है, आपने तो फीस दी हुई है ना, जिधर भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो आपने अपनी फ़ी दे दी है. अब तैयारी करवानी है उन्होंने, तो उन्होंने लेक्चर जो बनाने हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो 5 प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को कंपाइल करके पढ़ाएं आपको. ठीक है, और सबसे मेन बात ही लेक्चर की है. अब आपको अगर ये लेक्चर वाला पॉइंट आपका अच्छा हो जाता है, आप लेक्चर उस सोर्स के कंसल्ट करते हो जो सोर्स 5 टेक्स्ट बुक से पढ़ाए,
तो फिर आपका आगे का सारा काम बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके लिए एनएमडी कैट कुछ है ही नहीं, नई बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेक्चर में जो बंदा 5 प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक्स के पॉइंट्स कवर कर रहा है, ठीक है, तो जो पॉइंट वो कवर करेगा वो तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक को खुद रीड करना इज रियली टफ। ठीक है, बुक को खुद रीड करना इज रियली टफ, ज़्यादा टाइम ही इस पे लगता है। अगर आपका लेक्चरार 5 प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट कर लेता है, देन आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। फिर जो पॉइंट्स आपके उसमें रह भी गए ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, जानबूझ के नहीं, जो ह्यूमन एरर्स की वजह से रह गए, उसको हम बाकी स्टेप्स में एलिमिनेट करेंगे। चलो, लेक्चर्स हो गए। नोट टेकिंग। नोट टेकिंग में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर तो लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, इन 5 टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करके बनाएंगे, तो आपने नोट टेकिंग अलोंग विद लेक्चर करनी है, अलोंग विद लेक्चर। ठीक है, अब गौर करना है स्ट्रेटजी पर, एंड पर आपको मैं बताऊंगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला। ठीक है, आपने अलोंग विद लेक्चर जो है वो नोट्स बना लिए, सही है। अब इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? देखो, आपने ये जो नोट्स बनाए हैं ना, ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि आपने 5 प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट कर लिया एक तरह से। एक दफ़ा आपने सारी 5 प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट कर ली। क्यों? क्योंकि ये आपके लेक्चरर जो है, लेक्चरर, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो आपने नोट टेकिंग कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हाउ टू मैनेज 5 बुक्स। असल पॉइंट तो अब आया कि इनको मैनेज कैसे करना है। सबसे बड़ा बर्डन और सबसे बड़ी जो रुकावट है स्टूडेंट्स को पढ़ने में, वो है ही ये कि 5 बुक्स पढ़ें कैसे। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर की जो 5 बुक्स हैं, तो सेकंड ईयर की भी 5 बुक्स हैं, ठीक है, और ये है एक सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट की ही 10 बुक्स बन जाती हैं। तो 3 सब्जेक्ट साइंसेज के, तो 30 बुक्स क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत टफ काम है। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे जो आपका मेन रोल प्ले करेगा वो आपके टीचर हैं, जो आपको बेसिकली समझाएंगे, ठीक है। देन आपका रोल यहाँ से शुरू होता है। आपने सबसे पहले लेक्चर लेने के बाद नोट टेकिंग करनी है, साथ एक्टिवली नोट टेकिंग करनी है। देन अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि देखो, एक इंसान की जो ग्रिप होती है ना, ग्रिप, ठीक है, जो ग्रिप होती है वो अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पे सबसे ज़्यादा होती है, जो उसने एफएससी में पढ़ी होती है, ठीक है। ये बात तो आप भी मानते होंगे। तो सबसे जो पहला काम है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का है, वो ये है कि लेक्चर और नोट टेकिंग के बाद आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। तो पहला काम तो ये हो गया। अब आपने अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़ी और वो थॉरली पढ़नी है। उसमें आपने ना बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि ये मैंने लेक्चर में पढ़ा इसको छोड़ूं। आपने प्रॉपरली अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक सही तरह पढ़ लेनी है। समझ आ गई? वो करने के बाद अब आपने जो बाकी बुक्स हैं, अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था पंजाब का, तो उसने क्या पढ़ी जी? पीटीबी। सही है, यहाँ पर लिखते हैं जी, पीटीबी उसने पढ़ी सबसे पहले, ठीक है। ये इसका स्टेप 1 था। किस पॉइंट का? ये इसका स्टेप 1 था इस पॉइंट का, हाउ टू मैनेज 5 बुक्स का। अब पीछे क्या बचता है भाई? पीछे बचता है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक, केपी के टेक्स्ट बुक, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक और फेडरल एफटीबी। ठीक हो गया। अब इसमें उसने क्या करना है? उसने ये करना है कि सबसे पहले तो उसने ना इनको प्रॉपरली रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 4 बुक्स का जो काम है ना वो बहुत लिमिटेड है। वो क्या है? आपने ना स्पीडीली गो थ्रू करना है, ठीक है। आपकी जो देखने की एबिलिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने स्पीडीली लाइंस जो हैं उनसे गो थ्रू करना है, ठीक है। आप लाइंस बहुत स्पीड में देखते जा रहे हो और आपने जो है ना सिर्फ ये देखते जाना है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपने इन 5 लेक्चर्स में, नोट टेकिंग में और पीटीबी में ना पढ़ी हो। सिर्फ ये देखना है। आपने बिल्कुल ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ने बैठ जाना। आपने सिर्फ ना स्पीड में पढ़ना है। आपको देख के पता चल जाएगा कि यार ये बात ना ना तो सर लेक्चर में कवर करा सके ड्यू टू ह्यूमन एरर ऑफ कोर्स, और ना तो मैंने ये अपनी पीटीबी में पढ़ी है, ठीक है। तो फिर आपका वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट फॉर एग्जांपल बीटीबी, केपीके, एसटीबी, एफटीबी के मिला के कोई 20 एक पॉइंट्स बनते हैं, तो वो पॉइंट्स आपने अपने नोट्स में ऐड कर, ख़त्म। वो पूरा टॉपिक आपके हाथ में है। अब वो टॉपिक इतना आपका मास्टर हो चुका है कि अब आपको उस टॉपिक में से कोई भी नहीं पीछे छोड़ सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास अल्टीमेट नोट्स बन गए। चाहे कोई भी आपको ये कहता है ना कि सिर्फ मेरे नोट्स कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। हमेशा जो आप खुद लिखते हो ना, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप खुद लिखते हो वो आपको कभी नहीं भूलता। जो आप ऑल्दो आप दूसरों के नोट्स भी यूज़ करके कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन एक बात आप याद रखना कि अगर तो आप नोट्स खुद बना सकते हो ना तो लाजमी बनाओ, क्योंकि अभी टाइम बहुत है।
कम से कम भी 3 साढ़े 3 महीने आपके पास हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए उस टॉपिक के। अब आपने एक दफ़ा नोट्स बना लिए तो फिर तो वो टॉपिक आपका कितनी देर में तैयार होगा, मैक्सिमम भी लगा तो 15 मिनट में पूरा पूरा टॉपिक आप कर जाओगे। आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपने इन बुक्स में से ना देखा हो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होने लगा कि इन बुक्स में से कोई चीज़ आ जाए और आप जो है वो अटेम्प्ट ना कर सको। आई होप आपको समझ आई होगी कि इस चीज़ ने आपका टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, इस चीज़ ने आपका टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। एंड बिलीव मी, आप एक दफ़ा इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखो, आपको खुद फील होगा कि आपके लिए ये चीज़ें आसान से आसान होती चली जा रही हैं। पहली दफ़ा थोड़ी मुश्किल होती है, क्यों? ये जो पॉइंट्स जल्दी जल्दी देखने वाला काम है, पहली दफ़ा में थोड़ा सा टफ लगता है। 2-3 टॉपिक से आपने एक दफ़ा इस तरह कर लिया ना स्पीड में, आपकी ग्रिप बन जाएगी, आप बहुत जल्दी इन बुक्स को गो थ्रू कर लोगे। ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये हाउ टू मैनेज 5 बुक्स वाला जो पॉइंट है ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला स्टेप आपका है प्रैक्टिस। अगला स्टेप आपका क्या है भाई? प्रैक्टिस। क्या अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक। एंड प्रैक्टिस का सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो उसका सोर्स हो, ठीक है। प्रैक्टिस का जो सोर्स है, सोर्स दैट मस्ट बी गुड, ठीक है। सोर्स अच्छा चूज करना है जिसमें चैलेंजिंग एमसीक्यूज हो। ऐसा ना हो कि भाई एमसीक्यूज बिल्कुल जो हैं वो फजूल हैं, ठीक है, या एमसीक्यूज बहुत ईजी हैं, या अगर कुछ अच्छे भी हैं तो उसमें कीज ही फजूल हैं, तो आपको क्या ही गेन करने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट काम ये है कि देखो, प्रैक्टिस करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात आती है, दैट इज अबाउट द मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। ये आपका ना उस टॉपिक के लिए लास्ट पॉइंट है कि ये पॉइंट यहाँ तक अगर आप कर लेते हो ना कवर, तो बिलीव मी आपसे अच्छा वो टॉपिक कोई नहीं जानता, ठीक है। वो टॉपिक आप पढ़ा भी सकते हो, फिर तो आपको मसले वाली बात ही कोई नहीं, फिर तो आप अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो वो टॉपिक। यहाँ तक बस एक दफ़ा वो काम कर लो, प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज आपकी बच गई हैं। इन चीज़ों को जो आपने सीखे हैं पॉइंट्स, ठीक है, जो आपने ये नोट्स भी बना लिए हैं, ठीक है। अब ऐसी क्या डेफिशिएंसी है जो आपके कॉन्सेप्ट में रह गई है, ठीक है। आपने लेक्चर भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपकी डेफिशिएंसी जो कॉन्सेप्ट में रह गई है वो बेसिकली आपने किससे कवर करनी है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस में जो एमसीक्यूज गलत हों या जो आप तुक्का लगा के ठीक कर लो, ये भी बात याद रखनी है, चाहे जो एमसीक्यूज रॉन्ग हो या फिर जिन पे आपने तुक्का लगाया हो, ठीक है, रॉन्ग या फिर तुक्का, ठीक है जी। इन एमसीक्यूज को आपने लाजमी जो है वो अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना है, और अगर ऑनलाइन कोई क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस तरह करके आपने अपनी मिस्टेक नोटबुक बना ली। बस अब आपने कोई भी टॉपिक कंसल्ट करना है ना, आपको लेक्चर से गो थ्रू भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो आपने अच्छे से ले लिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नोट टेकिंग करनी, नोट टेकिंग भी हुई हुई है, बस आपने नोट्स कंसल्ट करने हैं। नोट्स कंसल्ट करने के बाद मिस्टेक नोटबुक को देखना है, बस इसके बाद आपने सीधा जो है वो एफएलपी अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है, जो भी उस टॉपिक का है। चलो, तो ये बेसिकली ऑल इन वन स्ट्रेटजी थी जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, आपको हर टॉपिक आपकी टिप्स पे होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे यही पूछते रहते हैं कि भाई हम लोग इतनी बुक्स मैनेज कैसे करें। जैसे अभी मैंने कैलकुलेट किया कि टोटल ऑफ 30 बुक्स तो सिर्फ साइंसेस की बन जाती हैं, तो उनको मैनेज करने का तरीका ये है, ठीक है। अब तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस तरीके के हिसाब से चलते हो और आप अगर लकी हो, आपको ऐसे लेक्चर्स मिलते हैं जो पांचों प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को कवर कर रहे हैं, तब जाके आपने जो है बेसिकली रिलाई करना है इन सब चीज़ों पर। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ कि आप कहोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा। आपने करना ये है कि उनका कोई एक लेक्चर जिधर कभी आप जो है वो अटेंड करते हो, फिजिकल है ऑनलाइन है, आपने वो लेक्चर लेना है, अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। 5 टेक्स्ट बुक्स से जब आप रीड करोगे ना, उस पे लगने वाला टाइम आपको बता देगा कि क्या वो लेक्चर वैलिड था, क्या वो लेक्चर लेना वर्थ इट भी आपके लिए था कि नहीं। क्यों? अगर तो आपको इस पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है पर टॉपिक, तो फिर तो वो लेक्चर आपके लिए वर्थ इट नहीं था। क्यों? क्योंकि एनएमडी कैट में अगर 3.5 मंथ्स भी हों तो आप 3.5 मंथ्स में भी ऐसे कवर नहीं कर सकते अगर आपको लेक्चर्स अच्छे ना मिले हों, ठीक है। तो ये बात आपने सबसे ज़्यादा माइंड में रखनी है। इस पे मैंने सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज इस पॉइंट पे किया है और इस पॉइंट पे किया है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप सीख गए हो तो आपने वाकई कुछ गेन किया है मेरे इस ओरिएंटेशन सेशन से। चलें जी, अब मैं आपको ना पोर्शन स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। पोर्शन स्पेसिफिक गाइडेंस, अब हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को डिस्कस करने लगे। सबसे पहले आ जाती है जी आपकी फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मैं सिंपल बताऊं कि कैसे एमसीक्यू जाएंगे, बच्चे पूछते हैं सर ऑर्गेनिक में कैसे एमसीक्यू जाएंगे, तो आपको मैं अगर सिंपल टर्म्स में इसको क्लासिफाई करके दूं तो एक तो है जी नोमेनक्लेचर इसका,
ठीक है, एक तो है जी नोमेनक्लेचर, उसको आपने एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ना है। और अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो आपको मैं बताऊंगा कि जो एसटीबी है ना, उसके अंदर नोमेनक्लेचर का पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही उन्होंने अलहदा पढ़ाया है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी रीज़न क्या हो सकती है भाई, एसटीबी बाकी बुक से अलग क्यों चली है? क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पढ़ने वाली ही अलहदा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप एफएससी के बच्चे नहीं हो, अब आपने एमडी कैट देना है, आपको बेसिक नोमेनक्लेचर तो आता है, अब आपको कंपाइल्ड नोमेनक्लेचर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे ये ना हो कि हर फंक्शनल ग्रुप के पहले जो है एफएससी की तरह नोमेनक्लेचर पढ़े, आप एक ही दफ़ा सारा नोमेनक्लेचर पढ़ के आओ, ताकि जब भी आप जो भी फंक्शनल ग्रुप शुरू करो, आपको उसके अंदर जितने भी नेम यूज़ हो रहे हैं सब आपकी टिप्स पर हों। ठीक है, तो इसको आपने एसटीबी से लाजमी कंसल्ट करना है। अच्छा, एसटीबी का जो न्यू एडिशन है उससे कह रहा हूँ। नेक्स्ट बात आ जाती है जी रिएक्शंस की और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस तो उसमें आपको पता है मस्ट चीज़ है, और पीछे बचती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, इसमें क्या है? इसमें यह है कि देखो, जिस तरह रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हैं, एसिडिटी ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऐसी चीज़ें। और क्या आ सकता है इसके अंदर भाई? इसके अंदर ये आ सकता है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स ये भी आ सकता है इसके अंदर। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब ना, उन सब में से एक आध एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। अगर ऑर्गेनिक का पोर्शन होगा ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, एसिडिटी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना आए हो। ठीक है, तो एक तो कुछ एमसीक्यूज नोमेनक्लेचर से आना मस्ट है, और कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आना मस्ट है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई एमसीक्यूज किस तरह पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में से नोमेनक्लेचर हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, अब आ गया रिएक्शंस। अब रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसका आपको पता हो। मेन बात ये पता हो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं भाई, और आपको ये पता हो कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, उसका रिएक्शन विद CO2 है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक कार्बन बड़ा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो RMgX है, ठीक है, प्लस CO2 है। अब आपने सिर्फ इतना याद रखना था कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, उसमें बनता है जी RCOOH, एक कार्बन बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? ड्राई ईथर, और साथ जो है वो जो इसका दूसरा स्टेप होता है, ठीक है, उसके अंदर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दी। तो इस तरह की चीज़ें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको आते हों इस तरह कि अगर ये रिएक्टेंट हो, इससे एक कार्बन बड़ा रिएक्टेंट हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको चीज़ें आनी है। लाइक आपको कंपैरेटिव एनालिसिस आता हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इस रिएक्शन में कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, ताकि आपको जब आप एमसीक्यू पढ़ो तो आपको पता हो कि ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन से जो रिएक्टेंट है उन्होंने ये मेंशन किया, तो वो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट इसमें कैसा बनता है। अब मैंने जैसे आपको बताया एक कार्बन बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह करके अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके रिएक्शंस देखते हो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा है, कितने हाइड्रोजन कार्बन में चेंज आ रहा है, इस तरह के एनालिसिस के बाद आपको वो रिएक्शन भूल ही नहीं सकता, पहली बात। अच्छा, नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं जी, रिएक्शंस में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिएक्शन में आ जाती है, दैट इज़ कंडीशंस, कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, ये चीज़ें आपको सही तरह याद हों। ठीक है, देन आ जाते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसके अंदर जिस तरह बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसमें कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, और उसमें साइड रिएक्टेंट क्या है। साइड रिएक्टेंट क्या होता है, जिस तरह आपने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CO2, ठीक है, तो CO2 इज द साइड रिएक्टेंट, जो मेन रिएक्टेंट है वो ग्रिग्नार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सेप्शंस, कि रिएक्शंस जो हैं उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या आ जाती है। इसमें इस तरह एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जिस तरह आइडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब एल्कोहल्स में से आप देखो ना, तो एल्कोहल्स में से 1 डिग्री एल्कोहल्स में से सिर्फ और सिर्फ इथानॉल देता है, 2 डिग्री एल्कोहल्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 एल्कानोल्स देते हैं, 2 एल्कानोल्स देते हैं। ठीक है, एल्कोहल्स में से सिर्फ ये हो गया। एल्डिहाइड्स में से कौन देता है भाई? एल्डिहाइड्स में से सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है। ठीक है, और अब आप देखो अगर कीटोन्स में से, तो कीटोन्स में से 2 एल्कानोन्स देते हैं, 2 एल्कानोन्स, यानी कार्बोनाइल सेकंड पोजीशन पर हो, बस ये देते हैं। अब ये इसकी एक्सेप्शन ये है कि इसके अलावा कोई ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं करवाएगा, कोई ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं करवाएगा।
तो ऐसी चीज़ें भी आपको आती हैं और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी में से एमसीक्यू बन रहे होते हैं आमतौर पर। ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, आइडोफॉर्म कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट, फीलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, इन सब की जो कंडीशंस हैं और एक्सेप्शंस हैं वो आपने याद रखनी है। और आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई एमसीक्यू ना आए, ठीक है, ऐसा एक लाजमी एमसीक्यू आ गया। तो इस तरह की मैंने आपको क्लासिफाई करके दे दिया कि 3 कैटेगरीज हैं एमसीक्यूज की जो आ सकती हैं। अब आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि एमसीक्यू किस लिहाज से आने लगा है, ठीक है, इनमें से कौन सी कैटेगरी का एमसीक्यू है और कैसे पूछा जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बात काफ़ी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, वो ये है कि रिएक्शंस कैसे याद करना है। देखो, याद करना ना किसी भी चीज़ को, ठीक है, याद करना कैसे किया जाता है, इसमें ना सबसे पहले तो आ जाती है वो मेमोरी जो आप लिख के बनाते हो, ठीक है, लिख के जो बनाते हो ना वो मेमोरी आपके ब्रेन में जाती है। नेक्स्ट बात, इसीलिए राइटिंग पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता है क्योंकि राइटिंग भी एक तरह की मेमोरी बनाती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है रीडिंग, ठीक है, जब आप उसको पढ़ रहे हो तो सिर्फ दिमाग में ना पढ़ो, आप उसको बोल के पढ़ो, ठीक है, रीड करो प्रॉपरली। देन नेक्स्ट बात वो है जी लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग। और लिसनिंग वाला पोर्शन कब होता है जी, जब आप लेक्चर ले रहे होते हो, ठीक है, जब आप लेक्चर ले रहे होते हो तब लिसनिंग वाला काम होता है। साथ साथ आप नोट्स बनाओ, राइटिंग वाला काम होता है। और उसके अलावा भी, अच्छा, ये राइटिंग जो है ना वो नोट्स के अलावा की है जो आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो मिनिमम भी आपको प्रॉपरली अलग से कम भी आप लिखो तो 4-5 दफ़ा तो आपके हाथ से हर रिएक्शन गुजरा हुआ, हर रिएक्शन अलोंग विद इट्स कंडीशंस कैटलिस्ट, ठीक है, एंड इट्स एक्सेप्शन, लिखा हुआ गुजरा हो, ठीक है। तो इसका हल यही है कि आप बेशक गंदा लिख लो, लेकिन आप जब लिख लोगे ना तो एटलीस्ट आपको उससे जो बनने वाली मेमोरी है वो आपको सपोर्ट करेगी एमसीक्यू के दौरान। फिर आपने जब रीड करना है उसकी मेमोरी भी आपको सपोर्ट करेगी, लिसनिंग भी आपको सपोर्ट करेगी, एंड जो आप ब्रेन में पढ़ते हो लाइक जो एक्टिवली रिकॉल कर रहे होते हो, ठीक है, वो भी एक टाइप की मेमोरी है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप यूटिलाइज करो तो रिएक्शंस को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज किस पे करूँगा, राइटिंग, ठीक है, एक दफ़ा करके देखना, आपको खुद ये रिएक्शंस अच्छे ना लगे तो बात है, ठीक है। अब उसमें ये है कि ऐसे रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना लिखा, कंडीशंस और कैटलिस्ट को अलहदा से लिखा, ठीक है, अलहदा से छोटी सी हेडिंग दे दी, इसमें कंडीशन क्या है जी, टेम्परेचर, ये प्रेशर ये है, ठीक है, कैटलिस्ट क्या है जी, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये है, एक्सेप्शन इसमें क्या आ जाती है भाई, ये है, ठीक है। ऐसे करके ज़रूरी नहीं है कि आप साफ ही करके लिखो, ठीक है, रफ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर चैप्टर्स। अदर चैप्टर्स में जो मैंने अभी बात बताई है ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी, यही चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी। अब मैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर आपको बताऊं तो इसमें बड़े ही सिंपल 2 टॉपिक्स डाले हुए हैं, ठीक है, एंजाइम्स एंड व्हाट, प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना इनको सारी टेक्स्ट बुक से ना एक दफ़ा कंपाइल करके लिख लो, ठीक है, एक दफ़ा जो है इसको खुद लिख लो, चाहे लेक्चर भी ना लो ना तब भी ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, बहुत ही सिंपल हैं ये, ठीक है। आप बुक पढ़ोगे आपको सारी लाइन समझ आ रही होंगी, कहीं लेक्चर लेने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ लेक्चर भी ले लो, ठीक है। तो वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लेक्चर अवॉइड करो, लेक्चर आपने लेने हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप लेक्चर ना भी लेना चाहो तब भी ये टॉपिक्स इतने आसान हैं। अच्छा, अब आपने जब लेक्चर लिया तो लिसनिंग से मेमोरी बनी, फिर आप उसको राइट करोगे, फिर आपकी मेमोरी बनेगी, और फिर जब आप उसको रीड करोगे तब मेमोरी बनी। तो ये तो प्योर क्रैमिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें ज़्यादा क्रैमिंग है, ठीक है। तो ये भी आपने क्रैमिंग में याद रखना है। अब इसमें एग्जांपल्स एंजाइम्स की कौन सा किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्रोटीन्स में किस स्ट्रक्चर में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री टोटली न्यू चैप्टर है, ठीक है, और इसको हम लोग अपने सेशन में बड़ी ही डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और ओवरऑल अगर मैं इसको कुछ कमेंट करना चाहूँ तो वो यही होगा कि क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर तो है लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी है, कॉन्सेप्ट भी है इसमें, ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें याद करने वाली होती हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें से अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बात आ जाती है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको मैं सिंपल बताऊं, एस एंड पी ब्लॉक अगर बताऊं ना, ठीक है, वो बड़ा ही सिंपली 3 चीज़ों में आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड्स। देखो प्रॉपर्टीज़
उनकी डेफिनेशंस आपको आती हों, ठीक है, डेफिनेशंस याद हों, बुक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंड उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, उसमें ट्रेंड क्या है, नॉर्मल ट्रेंड क्या है, और उस नॉर्मल ट्रेंड में फिर एक्सेप्शन क्या है। बस ये चीज़ें आपको आ गई ना, तो इनऑर्गेनिक के मेन एमसीक्यूज तो इसी से हल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आ जाते हैं जी ये रिएक्शंस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब रिएक्शंस जो है ना वो आपने करने हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल भी आपने जो है वो रिएक्शन को सीधा सीधा नहीं लिखना, रिएक्शन हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब जिस तरह ग्रुप 1A है ना, ठीक है, ग्रुप 1A है, उसका रिएक्शन विद H2O, उसका रिएक्शन विद Cl2, उसका रिएक्शन विद O2, ऐसे टेबल बनाओ, ऐसे करके एलिमेंट्स के नाम लिखो और ऐसे करके रिएक्शन बनाओ। अब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, वहां पे क्रॉस लगाओ और वहां पे हाईलाइट करो, ठीक है, ऐसे करके आप लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो भाई ये तो सारे एलिमेंट्स के सेम है, क्लोरीन गैस के साथ तो सबके रिएक्शन सेम है, ठीक है। और जो भी बुक में ऐसा पॉइंट लिखा आता है ना कि भाई ये रिएक्शन फलां फ्लेम लाइक वाइट फ्लेम के साथ कैरी आउट होता है, तो वहां पे आपने बिल्कुल उसी बॉक्स के अंदर छोटा सा लिख दो वाइट फ्लेम। ऐसे करके आप करोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको इनऑर्गेनिक के भी रिएक्शंस भूलें, ठीक है, वरना बुक में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लिखी हुई है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो है ना एक्सेप्शंस के लिए एक अलग पेपर बनाना है, ठीक है, 3 से 4 पेजेस का पेज वर्क करना है और आपने सारी एक्सेप्शंस जो है ना सब प्रोविंसेस की बुक से, जो भी आपको लेक्चर से मिलती हैं, जो भी आपको बुक से मिलती हैं और जो भी बुक के अंदर टेबल से मिलती हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, वो सब की सब आपकी एनलिस्टेड हुई पड़ी हो, ठीक है। और फिर आपने जब एक्सेप्शंस पढ़नी हो तो डेली बस उस पेज को गुजार रहा हूँ, ठीक है। एंड आई विल रिकमेंड यू कि एक्सेप्शंस जो है ना अगर आपने इस पे ग्रिप बनानी है, क्योंकि एक्सेप्शन से एमसीक्यूज तो आना ही आना है, तो इसको डेली करें, ठीक है। अब एक्सेप्शंस कितनी होंगी, ठीक है, एक्सेप्शंस कितनी होंगी भाई, एक्सेप्शंस होंगी कोई 3 एक पेजेस की मैक्सिमम, अगर आप पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखो, कोई आपने कोई थ्योरी तो नहीं लिखनी ना, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर 3 पेज भी हों, ठीक है, 10 मिनट भी आप एक पेज पे दो, तो मैक्सिमम कितने दिन के 30 मिनट लगते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और ये 30 मिनट अगर आप सुबह सुबह दे दो, ठीक है, या किसी भी ऐसे टाइम दे दो जब आप फ्री हो, तो फिर आपके लिए एक्सेप्शंस जो हैं वो एमडी कैट के करीब जितनी आपको एक्सेप्शंस आती होंगी उतनी किसी को भी नहीं आती होंगी। क्यों? एक्सेप्शंस ही ज़्यादा भूलती हैं, प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस और ट्रेंड्स नॉर्मल तो सबको याद होते हैं, टेबुलर रिएक्शंस भी किसी न किसी तरह लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस ये बहुत ज़्यादा भूलती हैं और इसका तरीका यही है, मानो या ना मानो आपको करना यही पड़ेगा अगर आपने अच्छी ग्रिप बनानी है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पर। अच्छा, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है, दैट उसके चैप्टर्स को इस तरह क्लासीफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ज़रूर बता सकता हूँ कि देखो उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं जो खास तौर पे केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर, एसिड बेसिस वाला चैप्टर और साथ उसके जो स्टाइक्योमेट्री वाला चैप्टर है, इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपके इनमें आ गए और गैसेज वाले चैप्टर में भी, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल्स हो गए। अब इन न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छा करना है, इसमें से एक एमसीक्यू लाजमी आता है, ठीक है। अगर मैं आपको डिवाइड करके दूं ना किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो एक तो न्यूमेरिकल्स में से एमसीक्यूज आना ही आना है, तो इसकी आपकी प्रिपरेशन हुई पड़ी हो। देन क्रैमिंग। अब क्रैमिंग में फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है सेकंड ईयर से, सेकंड ईयर काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्सेप्ट से भी याद रह जाती है, लेकिन यहाँ पर फिगर्स और एग्जांपल्स इतनी ज़्यादा हैं, जिस तरह सॉलिड्स का चैप्टर आप देख लो, आइसोमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ, 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्या क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। इनको याद रखने के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, जिस तरह आपने ना ये एक्सेप्शंस वाला टेबल बनाया ना, इसी तरह अगर आप एक दफ़ा मेहनत कर लो ना और आप हर चैप्टर जब आप कंप्लीट करो ना तो बैठ जाओ, उस चैप्टर को खोलो बुक से जो आपने नोट्स बना लिए, उनमें से देखो कि ये पॉइंट तो मुझे भूलना ही भूलना है, ये फैक्ट एंड फिगर में आता है, ठीक है, और ये एग्जांपल्स हैं, तो वो सब जो है ना कंपाइल करके एक अलग पेपर पे लिख लो, ठीक है। और आपकी ना इससे कोई 5-6 पेजेस की शायद समरी बन जाए पूरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, ठीक है। उसमें सब कुछ वो होगा जो आपको भूलना ही भूलना है, और वो चीज़ आप डेली याद करते रहोगे, तो आपका काम तो आधे से ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। जो बच्चा डेली वो नहीं कर रहा, ठीक है, आपको कितना ही टाइम लगेगा, मैक्सिमम भी अगर आप घंटा दे दो, ठीक है, तो क्या ये वर्थ इट नहीं है कि आप 1 घंटा यहाँ पे लगा लो, ठीक है, और आपको ये चीज़ एमडी कैट तक हिफ्ज हो जाए। समझ आ गई। देन आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपने लिक्विड्स में भी पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कॉन्सेप्ट्स के टैग के अंदर शामिल हैं, ठीक है, और वो सब की सब आ जाती हैं इसके अंदर, सही है। और इसमें आपने याद रखना है कि जो लॉज है ना, लॉज, ठीक है, लॉज, उसके अंदर से कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी आता है, ठीक है। तो वो लॉज आपने अच्छे से करना है, चाहे वो गैस लॉज वाली लॉज हों, ठीक है, चाहे वो लीच एटलियर प्रिंसिपल या इस तरह कुछ भी हो ना, उन सब में से कुछ ना कुछ लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था आपका कॉन्सेप्ट्स वाला, ये भी कवर्ड हो गया। तो इस तरह आपने करके ये चीज़ें डील करनी है। अब ये मैंने बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन सिखाई है और साथ कुछ टिप्स दी हैं
जिन टिप्स के थ्रू आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो एट द एंड मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर्स वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के लिए बात करें तो आप चैनल विजिट करें, दैट इज़ नेम्ड एज क्वांटम केमिस्ट। ठीक है, एंड इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको पांचों प्रोमिसेस की टेक्स्ट बुक से चीज़ें कवर करा रहे होंगे। ठीक है, आपने ऐसा करना है कि देखो, आपने लेक्चर ओपन करना है, ठीक है, और साथ ही आपने पांच प्रोमिसेस की टेक्स्ट बुक्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, और जब आप लेक्चर कंप्लीट कर लो फिर आपने वो टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। आपको क्या ऐसा कोई पॉइंट मिलता है कि जो मेजर पॉइंट हो और वो उस लेक्चर में कवर्ड ना हो और वो किसी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक में हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी इस प्लेटफॉर्म पर ऑफर की जा रही है। दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज सेशन, और आई होप जो मैंने क्लेम किया था कि एमडी कैट केमिस्ट्री डीमिस्टिफाइड वो वाकई ही ट्रू साबित हुआ। अल्लाह हाफिज़।